अच्छा, अभी छात्र आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं। मुझे ही देरी हुई है, आज समय का पता ही नहीं चला जी, आपका होमवर्क चेक करते करते। एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं दीदी? हाँ जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं दीदी? ठीक है, शुरू कीजिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण। कीजिए तो मैं। एक मिनट दीजिए जी, माफी चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, आइए जी, आरंभ करते हैं इस निबंध को। बहुत कम छात्र हैं कक्षा में, पता नहीं क्या कारण है। लिखिए जी। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने देखा होगा, मैं दो प्रकार से निबंध आरंभ करता हूँ। एक तो है परिभाषा, दूसरा है महत्वता। तो आप दोनों में से कोई भी शैली अपना सकते हैं, दोनों अच्छी हैं। शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य के भविष्य का आधार मानी जाती है। ये मैं पिछली बार वाला ही लिख रहा हूँ, परंतु हाँ, थोड़े बहुत बदलाव होंगे इसमें। कि शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य के भविष्य का आधार मानी जाती है। लिखिए भी। मनुष्य को जंगली जीव से सामाजिक प्राणी बनाने का श्रेय भी शिक्षा को ही दिया जाता है। इन तथ्यों द्वारा हम समझ सकते हैं
कि शिक्षा मानवीय जीवन का वह अभिन्न अंग है जो उसे प्रगति की ओर अग्रसर करती है। तो अभी मैं शिक्षा के महत्व के बारे में ही बता रहा हूँ, शिक्षा के व्यवसायीकरण पे भी आने वाला हूँ। परंतु हाँ, पहले शिक्षा के बारे में लिख लेते हैं। शिक्षा कैसे महत्वपूर्ण है, क्या भूमिका निभा रही है हमारे जीवन में। ठीक है जी, इसके बाद लिखिए जी। भारतीय शिक्षा पद्धति आदिकाल से ही गुरु एवं शिष्य के मध्य उस संबंध की ओर संकेत करती है जो शिष्य के भारतीय शिक्षा पद्धति आदिकाल से ही गुरु एवं शिष्य के मध्य उस संबंध की ओर संकेत करती है या करती आई है जो शिष्य के संपूर्ण विकास का आधार था। इतिहास की बात की है। पहला पैराग्राफ मेरा हमारा भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर होगा। आपको पता लग गया होगा अब तक, जब मेरे साथ आप पिछले 4 दिन से फुल लेंथ निबंध लिख रहे हैं। मेरा पहला पैराग्राफ है जी। बताइए, सबको पता है ये? तो पहले पैराग्राफ में मैं अब क्या करूंगा, शिक्षा पद्धति की बात करूंगा। इसके बाद अब मैं वर्तमान काल में व्यवसायीकरण की ओर आने वाला हूँ। लिखिए कि आधुनिक युग में आधुनिक युग में शिक्षा व्यवसाय का रूप लेती जा रही है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का महान कार्य अब पैसा कमाने का साधन बनता जा रहा है या साधन बनकर रह गया है। ठीक है, तो शुरुआत में ही कृपया पैसे से न जोड़िए। हो सकता है जो शिक्षक आपका पेपर चेक कर रहा हो वो कई वर्षों से छात्रों की सहायता कर रहा हो, फ्री में पढ़ा रहा हो गरीब बच्चों को, या कुछ कर रहा हो। यदि आप इस निबंध के आरंभ में ही इतना गलत लिख दोगे ना कि शिक्षा कमाना पैसे का साधन बन गया है, शिक्षक के बारे में गलत लिखने बैठ जाओगे, हो सकता है शिक्षक अच्छे अंक ना दे आपको। तो पहले शिक्षा के बारे में लिखो, फिर व्यवसायीकरण पे आइए। व्यवसायीकरण पे भी ऐसे आइए कि हमारा लक्ष्य किसी शिक्षक को आहत करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है जो वास्तविकता है उसको सामने रखना। आशा करता हूँ आप समझ गए हो। मेरा दूसरा पैराग्राफ क्या है, तीसरा माफ कीजिए, दूसरा पैरा होगा मेरा
दूसरा गद होगा हमारी पौराणिक शिक्षा शिक्षा पद्धति पे। तीसरा गद होगा जी मेरा आधुनिक शिक्षा पद्धति पे, कि कैसे आजकल प्रतियोगी जो परीक्षाएं हो रही हैं वहां पे कोचिंग के नाम पर कैसे पैसा लूटा जा रहा है, ऐसा कुछ लिखेंगे। समझ गए जी? उसके बाद लिखिए आगे जी। इसलिए वर्तमान युग में छात्र एवं शिक्षक का संबंध। देखो अब यहाँ पे आप पहले शिक्षक लिखते ना, तो वो समझ जाता कि आप किसी टीचर की नकल मार के कर रहे हो। ये मैंने कल भी बताया था ना, मनोवैज्ञानिक तथ्य है, पहले आप वो लिखते हो जो सत्य है। तो मैंने यहाँ पे छात्र पहले इसीलिए लिखा, वरना मुझसे लिखवाओगे आप ठंडे दिमाग से, मैं पहले शिक्षक लिखता, शिक्षक एवं छात्र का संबंध। आप छात्र हो तो आप छात्र पहले लिखेंगे। वर्तमान युग में छात्र एवं शिक्षक का संबंध केवल तथ्यों के आदान प्रदान तक ही सीमित रह गया है। जबकि शिक्षक का मुख्य उद्देश्य को राष्ट्र हेतु ऐसे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब तक मेरी 4 पैराग्राफ तैयार हो चुके हैं। आगे लिखिए। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। सभी के लिए हो गया था क्या? यस या सर। एक? ठीक है, क्या रह गया जी बताइए। माफी चाहता हूँ सर आपसे। उद्देश्य तो राष्ट्र हेतु के बाद नोट डाउन करना पड़ेगा सर। अच्छा, राष्ट्र हेतु ऐसे नौजवान तैयार करना है जो नैतिक मूल्य द्वारा राष्ट्र की सेवा करे। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मेरा चौथा पद उसके ऊपर रहेगा। नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण है। आजकल नैतिक मूल्य के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। समझ गए जी? एक बार लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। आगे लिखिए। अब लास्ट, सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा। देखिए इसके अतिरिक्त आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उस पर भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं या प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम।
इसके अतिरिक्त आजकल प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली का चलन है, जिसमें ज्ञान से अधिक ज्ञान से अधिक अंक अर्जित करने को महत्वता दी जाती है। वो महत्वता या महत्व दिया जाता है। एक पैरा मेरा एक गद हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम, जो प्रतियोगी शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर, कि कैसे आजकल हम देखते हैं कि ज्ञान से महत्वपूर्ण है अंक प्राप्त करना। ठीक है, और इसके बारे में आप कोशिश कीजिए, सकारात्मक बातें लिखिए, नकारात्मक कम लिखिए। ठीक है, वो कैसे, वो मैं सारा लिखवाऊंगा आपको। आगे बढ़िए जी। तो एक पैराग्राफ छोटा सा यहाँ पे समाप्त, अगला पैराग्राफ लिखिए जी, इसी का इंट्रोडक्शन का है, दिया जाता है। ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का या शिक्षा के व्यवसायीकरण का सबसे अधिक नुकसान गरीब वर्ग झेलता है। क्योंकि क्योंकि आर्थिक संसाधनों के अभाव में गरीब वर्ग के अधिकतम छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आप अपने पेपर में, निबंध में चर्चा कर सकते हो, जिस पर कि भारत में अभी 20% छात्र ही, लगभग 20% जो से कम छात्र ही उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। अन्यथा 80% के लगभग छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा प्रतियोगिता है, तो इस व्यवसायीकरण के ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे अमीर एवं गरीब के मध्य जो अंतर है ना, वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस अंतर को समाप्त करने के लिए उच्च शिक्षा में भी व्यवसायीकरण का खंडन होना चाहिए। वो मैं लिख के बताऊंगा सारा, पर जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझाने की मैंने चेष्टा की। उसके बाद आइए जी आगे, लिखिए जी। हमारे संविधान ने निर्माता शिक्षा के महत्व से परिचित थे, इसलिए इसलिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में जोड़कर
एक ऐसी पहल की गई जो अभूतपूर्व है। तो संविधान के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर जाके आप अनुच्छेद 21 अ की बात कर सकते हो। उसके अतिरिक्त भी यदि कोई आपको अनुच्छेद या संविधान में कुछ ऐसा लगे आर्टिकल, यदि आप भी डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसमें शिक्षा की बात की गई है, आरंभिक आंगनबाड़ी की बात की गई है, वो भी आप लिख सकते हो अच्छे से बना के। उसके बाद लिखिए जी, लिखिए भारत जैसे विशाल राष्ट्र में शिक्षा के निजीकरण पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, परंतु सरकार अपनी नीतियों द्वारा ऐसे बदलाव ला सकती है जो मध्य एवं निम्न वर्ग के छात्रों का आर्थिक शोषण रोक सकेंगी। अब मैं सरकार की तरफ से भी गद लिखूंगा कि सरकार कुछ नीतियां बना सकती है कि ये फीस जो है वो कितनी होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। आप वहां पे बता भी सकते हो कई राज्यों में ऐसे प्रावधान है कि जो निजी स्कूल है, निजी विद्यालय है, वहां पे मन मर्जी से फीस नहीं वसूली जा सकती। उसके अतिरिक्त भी आप निजीकरण के ऊपर लिख सकते हो कि हाँ, भारत में निजीकरण रुक नहीं सकता क्योंकि सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि वह इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए विद्यालय उपलब्ध करवाए। तो निजीकरण तो हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है, उससे कोई समस्या नहीं है। परंतु जो निजी विद्यालय हैं उनके लिए नियम कठोर होने चाहिए ताकि वे अपनी मनमर्जी ना कर सके। समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पूरा पैराग्राफ इस पे एक अच्छा सा तैयार किया जा सकता है, आपकी विचारधारा साफ पता चलेगी शिक्षक को कि आप कहना क्या चाहते थे। इसके बाद लिखो जी, देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो निर्बल को बलवान, मूर्ख को बुद्धिमान, निर्बल को बलवान, मूर्ख को बुद्धिमान, पिछड़े को विकसित, बना सकती है। सभी नागरिकों को शिक्षा उपलब्ध करवाना
केवल सरकार ही नहीं, अपितु हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। हमारे राष्ट्र को यदि हम, बार बार बता रहा हूँ, अगर लिखना बंद कर दो। अगर अगर लिख के आप अपने अंक अगर कम करना चाहते हो, आपकी इच्छा है। यदि अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो यदि का प्रयोग करो। ठीक है, जल्दबाजी में अगर लिखना बंद करो, वरना उससे आपका नुकसान होगा। आप नहीं, विश्वास है मुझ पर तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा बाद में। परंतु मैं नहीं चाहता आप में से किसी का भी नुकसान हो, तो यदि लिखा कीजिए। हमारे राष्ट्र को यदि हम अल्प समय में विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये कार्य शिक्षा के व्यवसायीकरण का खंडन करके ही किया जा सकता है। क्योंकि ऊपर दो तीन पंक्तियों में आपको लगना चाहिए कि हाँ सर, टॉपिक से भटक गए हैं। क्योंकि मैं शिक्षा के महत्व पर आ गया था, व्यवसायीकरण से दूर चला गया था, तो फिर से समाचार पत्रों वाली पंक्ति लिखने से पहले मैं व्यवसायीकरण पे आ गया, ताकि शिक्षक को ये ना लगे कि मैं अपने निबंध में विषय से दूर चला गया हूँ। ठीक है, आगे लिखिए। समाचार पत्रों में भी आप एक चीज कीजिएगा, समाचार पत्रों वाली लाइन अपने निष्कर्ष में लिखने की कोशिश कीजिए, पहले पैराग्राफ से हटा के। ये मैं आज क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे नोट्स मुझे पता है फैल चुके हैं बहुत ज्यादा। तो होगा क्या, मुझे लगता है कम से कम मेंस में 100 छात्र तो ऐसे होंगे जो समाचार पत्र वाली लाइन पहले पैराग्राफ के सेकंड लास्ट या लास्ट उसमें ही लिखेंगे, सेंटेंस में, वाक्य में। आप इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अपने निष्कर्ष में भी लिख सकते हो, वहां पे भी ये उतना ही अच्छा लगेगा जितना पहले पैराग्राफ में। समझ गए जी? अन्यथा यहाँ पे भी लिखो, वो आपकी मर्जी है। परंतु इसको हटाकर कहीं और भी लिखा जा सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपकी इच्छा है लिखना है या नहीं लिखना है। समाचार पत्रों में भी शिक्षा के व्यवसायीकरण की हानियों पर निबंध निश्चित अंतराल पर देखे जा सकते हैं। चूंकि, चूंकि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि के स्थान पर चूंकि लिखेंगे वो खुश हो जाएगा। क्योंकि यह मुद्दा हमारे राष्ट्र एवं समाज के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए
इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। यहाँ तक लिख के बताइए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं जी। लगभग आपके 2 पेज भर जाने चाहिए अब तक मेंस की आंसर शीट के। तो इन 2 पेजेस में आपने सभी बड़े बड़े विषयों को छोटा छोटा लिखने की कोशिश की, परंतु अब आप अपनी विचारधारा को अच्छे से खोल कर लिख सकते हो अगले गद में। क्योंकि अब यदि वो यहाँ तक पढ़ के आपका निबंध, तो वो तैयार है आपकी हर बात को समझने के लिए, आपकी विचारधारा समझने के लिए कि आप कैसे सोचते हो शिक्षा प्रणाली के बारे में। और अगर आपको जज बनाया जाए तो क्या आप इस समस्या का समाधान कर पाएंगे भी या नहीं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आइए लिखिए। तो मैंने बताया था आपको, मेरा पहला गद रहेगा शिक्षा पद्धति आदिकाल के बारे में, कि इतिहास में कैसे शिक्षा पद्धति थी। तो आइए लिखिए भी, मध्यकालीन एवं आदिकाल, माफ कीजिए, एवं मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में, ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ, बस अब उसकी व्याख्या करनी है। शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली मानी जाती थी। जहाँ शिष्य गुरु का संबंध पूंजी नहीं अपितु सेवा पर आधारित था। ठीक है, व्यवसायीकरण है, पैसे की बात तो होनी ही चाहिए। दूसरे गद्य के शुरुआत में ही मैंने उसको संकेत दे दिया कि हाँ, मैं व्यवसायीकरण पे ही लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ठीक है, आधारित था, उसके बाद लिखिए कि इस शिक्षा प्रणाली में केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, अपितु शारीरिक विकास भी समान महत्व रखता था। इस यार, इस पद्धति का उद्देश्य रोजगार प्रदान करना नहीं, अपितु वह विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना था।
जो किसी छात्र को एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति एवं राष्ट्रभक्त बनने हेतु प्रेरित करता था। इस शिक्षा प्रणाली में हुनर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? सर विशेषता, कौशलता। कुशलता, कौशल भी लिख सकते हैं, कुशलता भी लिख सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास सबसे महत्वपूर्ण था। जो नौजवानों का पेशा बन उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करता था। जिस समय ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि भारत आए तो उन्हें ये समझ आ गया कि भारतीय शिक्षा पद्धति के रहते भारतीय नागरिकों को गुलाम बनाना लगभग असंभव है। अठारहवीं सदी के अंत में अंग्रेजी शासन द्वारा गुरुकुल प्रथा का खंडन कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया गया। जिसका उद्देश्य
अंग्रेजी हुकूमत एक, ये अंग्रेजी शासन ही कीजिए, कोई बात नहीं। अंग्रेजी शासन हेतु जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन हेतु भारतीयों को गुलाम बनाकर रखना था। बस ये गद्य समाप्त कर रहा हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने साल हो गए जी आज स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए हमें? ये अंक बताएगा कि आप पुस्तकों से पढ़ के नहीं आए हो, ठंडे दिमाग से सोच के लिख रहे हो। 70 साल हो गए या नहीं, बताओ मुझे। या कम ज्यादा है ये क्या बताइए, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष पश्चात भी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा आरंभ की गई शिक्षा प्रणाली ही अस्तित्व में है, जिसका परिणाम शिक्षा का व्यवसायीकरण आज हमारे सामने है। बस ये गद्य समाप्त हो गया। समझ गए कि सभी? तो मैंने अतीत के ऊपर एक गद्य लिखा, इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है, बुरा तो बना ही सकते हो। ठीक है, पर हाँ इसे अच्छा ही बनाना कोशिश कीजिए। वो सारी बातें लिखी जाए जो अतीत से आज तक शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर संकेत करे, और समझने वाले को भी किसी भी बात पे बुरा ना लगे कि आप कुछ ऐसा लिखो कि उसकी भावनाएं आहत हो। नहीं। ठीक है जी, समझ गए, आगे बढ़े। सर हाँ जी बोलिए। सर क्लरिकल जॉब्स को क्या कहते हैं हिंदी में? बताता हूँ, मैंने एकदम से सोचूंगा ना दिमाग में नहीं आएगा, थोड़ी देर में बता देता हूँ। ठीक है, नोटबुक के टॉप पे तब तक इसको लिख लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, आगे लिखिए जी। तो मैंने तीत लिख दिया। लिखिए, वर्तमान युग में शिक्षा का उद्देश्य सेवा नहीं, अपितु पूंजी एकत्र करने तक ही सीमित रह गया है। इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत गंभीर विषय बन चुका है।
आज निजी विद्यालय विश्वविद्यालय इतनी बड़ी संख्या में बढ़ चुके हैं कि शिक्षा प्रदान करना शिक्षा प्रदान करना एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं अपितु छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण विषय बन गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज शिक्षा की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। ये गद आप शुरू भी इसी लाइन से कर सकते थे अगर चाहो। बहुत अच्छी वाक्य है कि आप आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे लिखिए भी। इन सुविधाओं के नाम पर निजी विद्यालय छात्रों के माता पिता से मनचाही फीस वसूलते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है। बताइए ठीक लिखा है? दुर्भाग्य में क्या गलती है बताइए? आप खुद ही लिखिए या टाइप कर दीजिएगा, मैं अभी नहीं बता रहा। परंतु शुद्ध शुद्ध में दुरुपयोग दुर्भाग्य ये सारे शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं जी। ठीक है, आगे है जी। गरीब वर्ग के माँ बाप महंगी शिक्षा अपने बच्चों को न दिलवा पाने की स्थिति में हीन महसूस करते हैं तथा इस प्रक्रिया द्वारा मेरी लिखावट समझ आ रही है ना आप सबको?
बताइए। लिखावट समझ आ रही है? ठीक है। इस प्रक्रिया द्वारा भी अमीर एवं गरीब के मध्य अंतर बढ़ता जा रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा। यदि सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में 70% से भी अधिक छात्र आर्थिक संसाधनों के अभाव में ये मैंने वहां पे भी लिखा था पहले गद्य में। उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी इस तथ्य के पीछे एक बड़ा कारण है। माफ कीजिएगा। कहाँ तक लिखा आपने बताइए? ये तो चलो उड़ गया। कोई समस्या नहीं है। कहाँ तक लिखा था जी आपने? कृपया एक बार बताइए। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी इस तथ्य। यहाँ तक लिखा तुमने? बताइए। जी सर। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी इस तथ्य के पीछे एक बड़ा कारण है। क्योंकि क्योंकि बेरोजगारी एवं महंगी शिक्षा दो ऐसे विचार हैं जो छात्रों एवं उनके माँ बाप को उच्च शिक्षा के प्रति नकारात्मक नकारात्मकता आभास करवाते हैं। ठीक है जी। आगे लिखिए जी। नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया, उसके बाद लिखिए। आज भी ऐसे कई शिक्षक हैं
जो अपने कम कर्तव्य अनुसार कम फीस या निःशुल्क शिक्षा छात्रों को प्रदान कर देश सेवा का कार्य कर रहे हैं, परंतु ज्यादातर शिक्षक को परंतु ज्यादातर शिक्षक आज आर्थिक लाभ हेतु शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो मैंने बताया था किसी शिक्षक के बारे में लिखना है, पहले पॉजिटिव लिखो, फिर नकारात्मक लिखो। पहले ही नकारात्मक लिखो, ये ना लगे शिक्षक को कि यार मुझे तो छात्र गलत समझ रहा है, मैंने तो कभी इतने पैसे कमाने के लिए पढ़ाया ही नहीं है। भूपिंदर जी, आपने दुर्भाग्य में भ लिखना था, भ नहीं। ठीक है, आगे आइए, अंत में लिखिए एक तथ्य के साथ ये इस गद का अंत करूंगा। हमारे देश में विश्व की सबसे अधिक युवाओं की संख्या है। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमारी सरकार जल्द ही शिक्षा के व्यवसायीकरण पर नियंत्रण नहीं करेगी, तो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। सपना अधूरा ही रह जाएगा। बताइए सभी छात्र यहाँ तक लिख चुके हैं, कितने पैरे हो गए आपके बताओ। बताइए। अल्प का मीनिंग होता है जी छोटा, अल्प आयु, छोटी आयु, कम आयु, 4 पेज। ठीक है जी, 4 पैरा। पेज कितने हो गए ये भी टाइप कर दीजिए। 3.5 पेज। ठीक है, कुछ चिंता नहीं है, अभी हमारे पास आधा घंटा है, 1 घंटा ही लिखते हुए हुआ है अभी हमें। 66% निबंध हमारा हो जाना चाहिए। आज 7 बजे ही लिखना शुरू किया हमने, माफी चाहता हूँ।
हाँ, 3.5 से 4.5 के बीच में है, ठीक लिख रहे हो आप, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ 4 पृष्ठ हो जाने चाहिए अब तक आपके। यदि 3.5 है फिर आप एक पंक्ति में 10 से ज्यादा शब्द लिख रहे हो। ठीक है, कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी, लिखिए अगला पैराग्राफ। यह तथ्य बहुत हैरान करने वाला है कि लगभग सभी विकसित देशों में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। राष्ट्रीयकरण क्या होता है जी? नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन, बहुत बढ़िया है। क्योंकि वह राष्ट्र शिक्षा की व्यवसायीकरण द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों से परिचित है। दुष्प्रभावों से परिचित है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में, मैंने ऊपर पैराग्राफ लिखा था कि भारत में निजीकरण करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा देश है, परंतु इसके लिए नियम भी तो बनाने चाहिए। ठीक है, भारत जैसे विशाल राष्ट्र में शिक्षा के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण पर प्रतिबंध लगाना तर्क संगत नहीं है, परंतु सरकार अपनी प्रभावी नीतियों द्वारा इस समस्या का बड़े स्तर पर समाधान कर सकती है। आगे लिखिए जी। जहां विकसित राष्ट्रों में, अगला शब्द आपको बहुत अच्छे अंक दिलवा सकता है, बताइएगा उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जहां विकसित राष्ट्रों में सकल घरेलू उत्पाद का 6% से भी अधिक हिस्सा जहां विकसित राष्ट्रों में सकल घरेलू उत्पाद का 6% से भी अधिक भाग शिक्षा
वितरण पर लगाया जाता है वह हमारे राष्ट्र में ये आंकड़ा 3% से भी कम है। ठीक है, आगे लिखिए जी। कम है। इसी अंतर के चलते निजी संस्थान बड़े स्तर पर शिक्षा संबंधी इसी अंतर के चलते निजी संस्थान बड़े स्तर पर शिक्षा संबंधी विद्यालयों में निवेश कर रहे हैं तथा आर्थिक लाभ की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में भाग दे रहे हैं। देखिए, ये कहना गलत ना होगा कि आज इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी का मुख्य कारण भी शिक्षा का निजीकरण ही है। क्योंकि इस प्रक्रिया में छात्र के तथ्यों के रटन पर ज्यादा महत्व दिया जाता है, न कि बौद्धिक विकास पर। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया जी। क्लियर सबने यहाँ तक बताइए। बहुत बढ़िया जी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। शाबाश। सेकेंड ऑफ पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि
शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें विकासशील से विकसित राष्ट्र बना सकता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद इसलिए संविधान के अनुच्छेद 21 अ आप ए भी लिख सकते हो, अ क ख ग 21 का भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ए भी लिखा जा सकता है, ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है जी। में ये प्रावधान दिया गया है। प्रावधान होता है जी प्रोविजन। के 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक हर बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है तथा माँ बाप का भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है ना। बताइए। यस सर, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी भी है, संवैधानिक कर्तव्य लिख सकते हो, मौलिक कर्तव्य भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आगे आइए जी। अभी इलेक्शन हो गया तो लिखेंगे, लिखें। चुनाव के समय हर राजनीतिक दल शिक्षा के व्यवसायीकरण का खंडन करता है तथा इस दिशा में कठोर नियम बनाने हेतु भी आश्वासन देता है। परंतु चुनाव समाप्त होते ही यह मुद्दा राजनीतिक विषय बनकर रह जाता है। राजनीतिक, ये बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। दूसरा भी लिखा है मैंने, पहले मैं ऐसे लिखवाता था परंतु एनसीईआरटी में दूसरा ही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चल जाएंगे निबंध में, परंतु शुद्ध शुद्ध में आओगे तो आप नीचे वाला लिखोगे, समझ गए सभी। रनिंग हैंड में पहले वाला भी चल जाएगा, राजनीतिक, कोई समस्या नहीं है।
ठीक है, मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। आगे लिखिए। ये पैरा छोटा लिखूंगा, इसके बाद लिखिए। आज कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। ब्रैकेट में जरूर लिखना, कोचिंग के साथ हिंदी में भी। आज कोचिंग जगत भी या कोचिंग व्यवसाय भी शिक्षा के व्यवसायीकरण का ही परिणाम है। जहाँ निजी विद्यालयों से भी अधिक फीस वसूली जाती है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर। मैंने ये आपको दोनों शब्द लिखवाए हैं ना, बताइए पहले। स्नातक एवं स्नातकोत्तर, बैचलर एवं मास्टर्स। उपाधि प्राप्त करने के पश्चात भी छात्रों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु इन कोचिंग संस्थानों का अनुसरण करना पड़ता है। करना पड़ता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव। मैं शुरू में भी शिक्षा के व्यवसायीकरण में कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में लिख सकता था, परंतु मैंने लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा के व्यवसायीकरण की और भी बहुत समस्याएं हैं। ठीक है, हाँ, कोचिंग को आप सेकंड लास्ट या लास्ट में लिखो, क्योंकि ये तो वो पढ़ेगा पढ़ेगा। और कोचिंग लिखा शब्द देख के भी उसका मन करेगा पढ़ने के लिए कि आप कोचिंग के बारे में कैसे सोचते हो, आपकी क्या सोच है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव छात्रों की बौद्धिक क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि वह
स्वयं परिश्रम करने के स्थान पर कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कोचिंग संस्थान द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर रहता है। आज यह क्षेत्र इतना बड़ा बन चुका है कि समाचार पत्रों में दी गई जानकारी अनुसार कोचिंग क्षेत्र कोचिंग क्षेत्र अरबों खरबों कोचिंग क्षेत्र अरबों खरबों रुपयों से भी अधिक पूंजी का महत्व रखता है। ठीक है, आगे लिखिए। कोचिंग प्रणाली पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसके कई लाभ ही हैं, परंतु मनमानी फीस परंतु मनमानी फीस क्या लिख सकते हैं, दिमाग में शब्द नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए। फीस द्वारा छात्रों के शोषण को रोकना भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया मेरा सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, आप कोई चिंता नहीं है। इसमें भी आप कई चीजें जोड़ हटा सकते हैं, परंतु एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण समस्या है, लाभ नहीं है। तो हाँ, इसके लाभ के बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आपने देखा होगा। हाँ, मैंने बताया ऐसे कि लाभ है, तो इस पे प्रतिबंध लगाना तर्कसंगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, परंतु हाँ
मनमानी फीस जो ले रहे हैं कोचिंग संस्थान, उसके ऊपर सरकार यदि कोई कदम उठाती है तो वो प्रशंसा योग्य होगा, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए, सभी समझ गए? बस में अंत करने वाला निबंध था, सबने लिख लिया? अब आइए जी, लिखिए। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वह दहाड़ेगा। सुना है आपने कभी ये वाक्य कुछ ऐसा? ठीक है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। आदरणीय। भीमराव अंबेडकर जी के इस वाक्य द्वारा शिक्षा के महत्व को समझा जा सकता है। परंतु देश के प्रत्येक छात्र तक शिक्षा पहुंचाना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का व्यवसाय करें। शिक्षा का व्यवसाय करें। यदि अच्छी नीतियां, सही लिखते हैं गलत नहीं, एवं शिक्षा का व्यवसाय करें यदि अच्छी नीतियों एवं दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाए। दिशा निर्देश क्या होते हैं सबको पता है जी? इंस्ट्रक्शंस। तो इस प्रक्रिया द्वारा होने वाली हानियों को टाला जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक लाभ से बढ़कर आर्थिक लाभ से कई गुना
अधिक है, कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम ऐसे राष्ट्र का नाम रखना चाहते हैं जिसका स्वप्न स्वतंत्रता हेतु स्वतंत्रता हेतु बलिदान देने वाले प्रत्येक राष्ट्रभक्त ने देखा तो हमारी पीढ़ी का ये कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षा के व्यवसायीकरण की दिशा में सरकार से अपने अधिकारों की भी मांग करें। इस प्रयास द्वारा हम सरकार के माध्यम से ऐसी नीतियां लागू करवा पाएंगे जिन द्वारा जिन द्वारा शिक्षा का व्यवसायीकरण देश हित में लाभकारी सिद्ध होगा। ये हो गया जी मेरा पूर्ण निबंध। अंतिम गद्य मैंने कोशिश की है अपने विचारों द्वारा लिखने की। इसमें आपको जोड़ना या घटाना चाहो आप कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा निबंध। पूरे मुझे 94 मिनट लगे बोल के लिखने में। ठीक है, यदि आप बोल के ना लिखो तो 10% या 20% समय कम किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबके कम से कम 5.5-6 पृष्ठ तो भर जाने चाहिए, बताइए। सबके 5.5-6 तक भरे टेस्ट। और मेनली आपने इतने पेज भरने हैं, इससे ज्यादा नहीं। 7 थोड़े ज्यादा है पर कोई चिंता नहीं है, काफी लिख सकते हो। 6.5 भी ठीक है, कोई चिंता नहीं है। वसूलना 7.5 ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और एक और बात, कल, हाँ कल आपकी छुट्टी होगी जी। कल आपकी फुल लेंथ मुक टेस्ट होगा, फिर से कल एक फुल लेंथ टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, परसों हम पर्यावरण पे निबंध लिखेंगे। बौद्धिक, बिल्कुल बौद्धिक ध से होता है। बुद्धि में द के पाँव में ध आता है। ठीक है। और आशा करता हूँ आप सब लाभ उठा रहे हैं मेरी कक्षा का। तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न है पूछिए, बाकी छात्र अवकाश ले सकते